हेलो दोस्तों, मैं महेश पोरवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। महत्वपूर्ण परिवार में आप सभी का स्वागत है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल का थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था एक्सक्रेशन के बारे में, फंगी के बारे में पढ़ा था। हमने जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके हमने 5 ही कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें से उनमें दिया था मोनेरा, सेकंड दिया था प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी और 5th नंबर पे दिया था एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी का मतलब होता है कवक, हिंदी में इसको कवक बोलते हैं। प्लांटी को बोलते हैं पादप और एनिमेलिया को बोलते हैं जीव। ठीक है दोस्तों, जिसमें से हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ये हमने कल कंप्लीट किया था। मैं इसको इतने को रिवीजन करा देता हूँ। फंगी के बारे में बताता हूँ आपको एक बार और फिर। फंगी क्या होते हैं दोस्तों? कवक। आपने अधिकतर देखा होगा जो हमारे बरसात के दिनों में जो हमारी रोटी होती है उस पर फफूंद चढ़ जाती है, और जो हमारा अचार का जो डिब्बा होता है उसके जो ढक्कन होता है उस पर भी जो फफूंद चढ़ जाती है वही हमारी फंगी होती है। ठीक है, इसके मैंने जो कैरेक्टर बताए थे, इसके लक्षण बताए थे, कौन कौन से बताए थे। अधिकतर नमी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, अधिकतर नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, यूकैरियोटिक होते हैं, और मोस्टली अधिकतर क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अधिकतर क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। इसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है? ये अपना जो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये जो हमारे परजीवी होते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने इतना बताया था आपको फंगी के बारे में। उसके बाद जो इसमें पाचन होता है, इसमें जो पाचन होता है किस प्रकार का होता है? बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। किस प्रकार का? बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? इसके लक्षण या नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक होते हैं, जो अधिकतर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय कहा जाता है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इनमें पाचन किस प्रकार का पाया जाता है? बाह्य कोशिकीय पाचन। इसके बाद में हमने देखा था प्लांट के बारे में पढ़ा था। प्लांट के कैरेक्टर बताए थे मैंने, कौन कौन से होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगहों में अधिकतर सरलता से पाए जा सकते हैं। प्लांट जो हिंदी में बोलते हैं पादप। ठीक है, इनके कैरेक्टर क्या बताए थे मैंने? सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगहों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय, होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। किस प्रकार के? यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके फलस्वरूप ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में बताया था। प्लांट के बारे में एक मैंने बताया था, किसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो हमारी जो सेल होती है, जैसे हमारी सेल हो गई, सेल के चारों ओर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको, जिसके चारों ओर एक ठोस आकार की एक सेल पाई जाती है, एक दीवार पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में जंतु और पादप के बारे में कि किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एनिमल में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है दोस्तों, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, किसकी, सेल्यूलोज। और किस किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड की कोशिका भित्ति बनी होती है। फंगी, फंगी, कवक, कवक की किसकी बनी होती है, काइटिन, काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। और प्लांट की मैंने बता दिया, प्लांट की बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कवक, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये इसके मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कवक, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनको हमने निम्न श्रेणी में रखा था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कवक को निम्न श्रेणी में रखा था। इनको हमने कौन सी श्रेणी, निम्न श्रेणी। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को रखा था उच्च श्रेणी के अंतर्गत। क्यों रखा था इनको हमने निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी में, क्योंकि जो निम्न श्रेणी के होते हैं ये पादप, इनके जो लीफ होती है, इनकी जो पत्ती होती है, जो इनका तना होता है, स्टेम, और इनके जो फूड होते हैं, उनको आसानी से हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। और जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनके जो रूट होती है, जो इनकी लीफ होती है, जो इसका इनके स्टेम होते हैं, इनको आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के उदाहरण कौन कौन से दोस्तों, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल कौन कौन से देखे थे, चीड़ एंड साइकस। ठीक है, कौन कौन से देखे थे एग्जाम्पल, चीड़ एंड साइकस। और एंजियोस्पर्म के, जिसमें जो हमारे जो उसके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दोस्तों डिफरेंट क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। जो जिम्नोस्पर्म में जो पादप होते हैं ना, उसमें जो फल के ऊपर जो आवरण होता है ना, वो नहीं पाया जाता, जो कवरिंग जिसको बोलते हैं हम, वो नहीं पाई जाती। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में इसके फल के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जो फूड होते हैं ना उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों। उसके बाद अब पढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आप पढ़ लेना जितना भी मैंने पढ़ाया था कल आपको, और जिसने भी पहले वो क्लास मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पहले वो जाकर देखें, उसके बाद ये क्लास अटेंड करें, अदरवाइज़ आपको ये क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो करते हैं आज क्लास स्टार्ट। आज काफ़ी अलग पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम
जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों आज हम? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। कौन कौन से? कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। इनको एक नाम और क्या है? वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। ये इसका हिंदी नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी एंड अकशेरुकीय। कौन कौन से? जंतु जगत का वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। इसको एक दूसरे नाम, इसको अदर नाम से क्या जाना जाता है? वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। इनको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकीय एंड अकशेरुकीय। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट देखते हैं कि कशेरुकी और अकशेरुकी में डिफरेंट क्या है। इसमें जो बैकबोन होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, इसमें उपस्थित होती है। जो बैकबोन होती है ना हमारी, इसमें प्रेजेंट होती है, उपस्थित। और इसमें बैकबोन नहीं पाई जाती। ठीक है, जो हमारी बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, ये इस प्रकार से होती है। मैं डायग्राम बना के थोड़ा बता देता हूँ। डायग्राम बनी होती है इसमें, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं हम नोटोकॉर्ड। जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक सब्सटेंस भरा होता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, यहाँ इन मेच्योर फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है। जब इसका इवोल्यूशन होता है, जब इसका विकास होता है, तो यह धीरे धीरे किस में बदल जाता है? किस में दोस्तों? वर्टिब्रल, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? मेरुदंड। आया समझ में? यहाँ तक जो हमारे कशेरुकी होते हैं उनमें बैकबोन, तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। और किधर पाई जाती है? पृष्ठ की तरफ, डोर्सल साइड पाई जाती है। ठीक है, और इनमें बैकबोन अनुपस्थित होती है, बैकबोन का अभाव होता है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, जिसके अंदर ये अंदर से खोखली होती है, इसमें एक सब्सटेंस भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं हम नोटोकॉर्ड। यहाँ एक इन मैच्योर फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे जब इसका धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, जब इसका विकास होता है, जब इसका धीरे धीरे विकास होता है, तो यहाँ वर्टिब्रल का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम मेरुदंड। अब यहाँ जो तंत्रिका तंत्र होती है, एक हड्डी की तो नहीं बनी होती है, इसलिए इसके आसपास छोटी छोटी बहुत सारी बोन लगी होती है, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। कशेरुकी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, छोटी छोटी बोन लगी होती है, जिनको बोलते हैं हम वर्टिब्री। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आया ना यहाँ तक दोस्तों समझ में आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कशेरुकी होती है उनमें बैकबोन पाई जाती है। जो किधर पाई जाती है? डोर्सल साइड, पृष्ठ भाग की तरफ हमें बैकबोन पाई जाती है। जो हमारी बैकबोन होती है उसके अंदर एक सब्सटेंस भरा होता है, जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं, या नोटोकॉर्ड यहाँ इनमेच्योर फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है। जब इसका धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, तब इसमें वर्टिब्रल का निर्माण होता है, मेरुदंड जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ अंदर से खोखला होता है, इसके साइड में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स लगी होती है, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्री। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि कशेरुकी में कौन कौन से आएंगे।
अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जो सांप होता है हमारा स्नेक होता है वो किस में रखेंगे, कशेरुकी या अकशेरुकी में? तो हम रखेंगे दोस्तों उसको कशेरुकी में। स्नेक जिसको हम रखते हैं कशेरुकी में, आया ना कि इसको स्नेक को हम किस में रखेंगे, कशेरुकी में। और जब वहाँ अर्थवर्म होता है केचुआ, अर्थवर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं हम केचुआ। केचुआ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो हमारी मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा। अब एग्जाम में हमसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जो हमारा जो बैकबोन होती है उसके अंदर एक जो सब्सटेंस भरा होता है उसका वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अधिकतर पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है दोस्तों जो कभी स्नेक के एग्जाम्पल हमको पूछते हैं तो आप सोचते हो कि आसपास पूरा गोल घेरा बना लेता है तो इसके अंदर रीढ़ की हड्डी जो हमारी बैकबोन होती है वो नहीं पाई जाती होगी, बट ऐसा नहीं, इसके अंदर भी बैकबोन पाई जाती है। इसलिए दोस्तों याद रखना इसको, स्नेक को, जो हमारे कशेरुकी में आता है। इसके बाद में मैंने अब पढ़ते हैं हम पूरा इसका जो कोऑर्डिनेट है इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं अब कि क्या होता है कशेरुकी प्राणी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो भी दोस्त जो भी भाई इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं हम कोऑर्डिनेटा, हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। वहाँ पे मैंने बता दिया जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, पृष्ठभाग की तरफ पाई जाती है। अब इसके जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारे कशेरुकी में जो हार्ट होता है और जो कशेरुकी में जो उनका हार्ट होता है, जो हमारा वेंट्रल साइड पाया जाता है, हमारा हार्ट किस साइड, वेंट्रल, उदरी भाग की तरफ इनका हार्ट पाया जाता है, उदरी पृष्ठ की तरफ हार्ट पाया जाता है। और जो अकशेरुकी होते हैं उनका हार्ट किधर पाया जाता है, डोर्सल साइड, किस तरफ, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड उनका हार्ट पाया जाता है। और जो कोऑर्डिनेटा होते हैं उनमें गलफड़े और ग्रसनी उपस्थित होते हैं, गलफड़े और ग्रसनी उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि ग्रसनी क्या होती है। ग्रसनी जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हम सांस किससे लेते हैं दोस्तों, जो हमारी माँ के पेट के अंदर जो पानी भरा होता है, जो सब्सटेंस भरा होता है, उसके द्वारा वहाँ एक नाल से जुड़ा होता है जो हमारा प्लेसेंटा होता है, इसके द्वारा हम यहाँ पे सांस लेते हैं, किसके द्वारा, ग्रसनी के द्वारा। और जब हम पहली बार हार्ट जो लंग्स से सांस कब लेते हैं, जब हमारा बॉर्न होता है, जब हम पैदा होते हैं सबसे पहले, तभी हम लंग्स से सांस लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हम सबसे पहले लंग्स से सांस कब लेते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं तब हम लंग्स से सांस लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हुआ। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं कि जो मैमल्स होते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेटा में किसकी उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस की, किसकी, फिश, मछली की बात करेंगे। जो पहले के जो ऑर्गेनिज्म होते थे, जो जीव जंतु होते थे, वो प्राणी वो अधिकतर जलीय होते थे। तो हम करेंगे पहले फिशेस की बात। फिशेस जिसको हिंदी में बोलते हैं मछली। मछली जब इनका एवोल्यूशन हुआ, जब इनका विकास हुआ, तो किसका निर्माण हुआ, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का निर्माण हुआ, जिनको हिंदी में बोलते हैं उभयचर। इनको उभयचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, इसलिए इनको उभयचर बोला जाता है। फिशेस जब यहाँ पूरा पूर्णतः पानी में रहती है, जब इनका इवोल्यूशन हुआ तो यहाँ धीरे धीरे
किनारे पर आने लगे तो यह पानी में भी रहने लगे और ज़मीन पर भी रहने लगे। एम्फीबियंस के बाद किसका? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को बोलते हैं हिंदी में सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं? इसके अंतर्गत कौन आते हैं? रेंगने वाले जीव जंतु जो रेंग कर चलते हैं, जैसे हमारा सांप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड हो गया। लिजार्ड को हिंदी में बोलते हैं छिपकली। ये इसके अंतर्गत रखे जाते हैं एवोल्यूशन। जब इनका रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन हुआ तो क्या किसका निर्माण हुआ? रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स के बाद कौन आया? बर्ड्स। हिंदी में बोलते हैं पक्षी। जब रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ तो बर्ड्स का निर्माण हुआ। बर्ड्स के बाद किसका निर्माण हुआ? मैमल्स। मैमल्स जिनको बोलते हैं स्तनपाई, और कहीं कहीं बुकों में स्तनधारी भी लिखा होता है तो वहाँ भी सही है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में यहाँ तक आपको। सबसे पहले फिश के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? फिश से जब इनका इवोल्यूशन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को हिंदी में बोलते हैं हम उभयचर, जो थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। आना दोस्तों आपको समझ में। ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हिंदी में बोलते हैं हम सरीसृप। इनके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और जिनका हृदय होता है वो कितने कक्ष में बटा होता है। ठीक है, और जो ये सांस लेते हैं किसके द्वारा कौन सांस लेता है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद बर्ड्स का निर्माण हुआ जिसको हिंदी में बोलते हैं पक्षी, और इसके बाद मैमल्स। तो हम आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों हम मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें। फिश, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फिश आएगी? जितने भी ऑल फिशेस होती है, जितनी भी फिश होती है वो इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। ठीक है, उसका निर्माण, उसका एग्जाम्पल है मेंढक। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में मेंढक, बहुत सारी मेंढक निकल आती है, तो वह जल में भी रह सकती है और थल में भी रह सकती है। उसके बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन कौन से आते हैं? स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड। स्नेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्प या सांप भी बोल सकते हो। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ, और लिजार्ड को बोलते हैं हम छिपकली। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जांपल आया। जो फिशेस होती है इसके अंदर ऑल फिश आती है, जितनी भी फिश होती है। एम्फीबियंस में कौन? उभयचर में मेंढक, जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंतर्गत कौन आते हैं? स्नेक, सांप, मगरमच्छ और छिपकली। ठीक है, बर्ड्स की बात करें तो जितने भी बर्ड्स होते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी बर्ड्स होते हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मैमल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि इसमें जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं इसके एग्जाम्पल याद रखना। व्हेल मछली, जो हमारी व्हेल फिश होती है वो इसके अंतर्गत ही आती है। आप सोच रहे हो कि सर ये तो समुद्र में रहती है तो पानी में रहती है, तो ये मैमल्स के अंतर्गत कैसे आ गई? जिस प्रकार हमारे शरीर का तापमान एक जैसा बनाया रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, और हम लंग्स से सांस लेते हैं, इस प्रकार व्हेल मछली भी सांस लेती है। किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। और इसके शरीर का तापमान भी हमेशा एक जैसा बना रहता है, इंटरनल टेम्परेचर। व्हेल मछली, और जो हमारी सील मछली होती है, सील फिश, वो भी इसके अंतर्गत आती है। सील फिश के अंतर्गत, किसके? मैमल्स के अंतर्गत। और मनुष्य, जो ह्यूमन होते हैं मनुष्य, वो भी मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। एक एग्जांपल इसका याद रखना, मछली, इसके अंतर्गत डॉल्फिन भी रखा जाता है। इसको, डॉल्फिन को, इसके यहाँ से डॉल्फिन के ऊपर से आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमारी
गंगा नदी है उसमें किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? तो डॉल्फिन। किस मछली को? डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज समय यहाँ तक जो हमारा मछली के एग्जाम्पल कौन से हो गए? जितने भी फिश होती है और डॉल्फिन का याद रखना। ठीक है। एम्फीबियंस उभयचर में कौन सा? मेंढक, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। ठीक है, आज समय यहाँ तक। उसके बाद रेप्टाइल्स, जितने भी सरीसृप होते हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, वो सभी रेप्टाइल्स के अंतर्गत हम रखते हैं। जिसमें जैसे स्नेक हुआ, क्रोकोडाइल हुआ और लिजार्ड हुआ, सर्प, मगरमच्छ एंड छिपकली। बर्ड्स के अंदर जितने भी उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं या शुतुरमुर्ग होता है, वो ऑल बर्ड्स के अंतर्गत आता है। जो शुतुरमुर्ग होता है वो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे दोस्तों? ये बताओ, किसके अंतर्गत रखेंगे हम शुतुरमुर्गों को? शुतुरमुर्ग एक काफ़ी जो हमारे जो धरती पर पाया जाता है सबसे बड़ा पक्षी, जिसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। शुतुरमुर्ग जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सांस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं। तो इनके श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। जो मछली होती है वो किसके द्वारा करती है? अपने गलफड़ों के द्वारा यह श्वसन करती है। इनमें गलफड़े पाए जाते हैं, इसके द्वारा यहाँ श्वसन करती है। उभयचर की बात करें तो गिल्स से भी करती है, लंग्स से भी करती है, एंड हमारी त्वचा, जो उनकी त्वचा होती है उसके द्वारा भी यहाँ श्वसन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। जब ये जल में रहते हैं तो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, और जब ये थल पे रहते हैं तो लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज समय आप यहाँ तक आपको सरीसृप ये किसके द्वारा श्वसन कर रहे हैं? मोस्टली जितने अधिकतर होते हैं, जो मोस्टली अधिकतर जो जंतु होते हैं वो किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। बट कुछ अपवाद होते हैं जो गिल्स के भी द्वारा श्वसन करते हैं, गिल्स के द्वारा भी श्वसन करते हैं। अब पक्षी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ये करते हैं लंग्स के द्वारा। लंग्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम फेफड़े। ठीक है। और मैमल्स हम किसके द्वारा श्वसन करते हैं दोस्तों? तो हम करते हैं लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा हम श्वसन करते हैं। आ रहा ना दोस्तों, सन में आ रहा होगा आपको। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करना बीच में। ठीक है। और जो भी भाई चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अब जो इनके हार्ट होते हैं वो कितने भागों में डिवाइड रहते हैं, कितने भागों में इनका जो हृदय होता है, कितने कक्षीय होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो करते हैं हार्ट की बात। मछली, फिश के जो चैम्बर्ड होते हैं कितने होते हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इसका। कितना? 2 कक्षीय हृदय होता है। एम्फीबियंस का कितना होता है? 3 चैम्बर्ड। इसका कितना होता है? एम्फीबियंस उभयचर का 3 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स का भी कितना होता है दोस्तों? 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है। चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं अपन कक्षीय। 3 कक्षीय हृदय होता है। बट इसमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक अपवाद होता है इसके अंतर्गत कि रेप्टाइल्स में ऐसा कौन सा जीव है जिसका हृदय 4 भागों में डिवाइड होता है? तो होता है हमारा
जिसको हिंदी में बोलते हैं हम मगरमच्छ। इसको बोलते हैं हम हिंदी में मगरमच्छ। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम। बर्ड्स की बात करें तो इनका जो हृदय होता है यह भी कितने 4 चैम्बर्ड में विभाजित रहता है, और मैमल्स का यह भी 4 चैम्बर्ड। आया ना दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको कि जो फिश होती है, जो मछली होता है, उनका जो हार्ट होता है कितना कक्षीय होता है, तो 2 कक्षीय होता है। एम्फीबियंस का 3 कक्षीय होता है। रेप्टाइल्स का भी 3 कक्षीय होता है। बट एक अपवाद होता है जिसका नाम है क्रोकोडाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मगरमच्छ। इसका जो हृदय होता है और 4 चैम्बर्ड में बटा होता है। बर्ड्स का जो हृदय होता है और 4 कक्षीय होता है। कितने 4 कक्षीय हृदय होता है, और मैमल्स का भी 4 कक्षीय होता है। हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हृदय को आगे, जब परिसंचरण तंत्र हम पढ़ेंगे, जब हार्ट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि वो भी इस फ्री स्टडी का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।